जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूं कि धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए नवंबर का महीना कैसे रहने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले हर बार की तरह हम क्या करते हैं, भगवान सूर्य को साक्षी मानकर सारी गणना करते हैं। तो भगवान सूर्य नारायण आपके कहाँ बैठे हुए हैं, धनु राशि के जो जातक हैं उनके सूर्य नारायण बैठे हुए हैं एकादश भाव में। और एकादश भाव में बैठने का ये तात्पर्य है दोस्तों कि यह जो भाव होता है यह क्या होता है, इनकम का भाव होता है। मतलब हमारा जो हमारी मंथली इनकम होती है उसका यह भाव होता है, और ज्येष्ठ भ्राता से संबंधित यह भाव होता है, और आपकी मनोकामनाओं से संबंधित यह भाव होता है। मगर यहाँ पर विषय ये बन रहा है कि जो सूर्य नारायण है वह क्या है, अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। मगर दोस्तों, मैंने एक चीज आपको हर बार बताया है कि आपका द्वितीय, नवम और एकादश भाव एक ऐसे भाव हैं कि जहां पर कोई भी ग्रह बैठा हुआ हो, किसी भी अवस्था में हो, वह लगभग अच्छा फल ही प्रदान करता है। तो यहाँ पर जब सूर्य नारायण अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं तो इन चीजों में, जैसे आपकी इनकम हो गया, लाभ क्षेत्र हो गया, या मनोकामनाओं का हो गया दोस्तों, यह आपको ये मान लीजिए कि कम से कम 80% तो यह है कि यह फल आपको अच्छा फलित करेगा ही करेगा। वैसे 100% का होता है, मगर नीच राशि में जब बैठे हुए हैं तो कुछ परसेंट मैं ये देता हूँ कि हो सकता है कि कुछ विलंब इन चीज़ों में आए, मगर उसके बावजूद भी आप ये मान के चलो कि कम से कम आपको क्या होगा, 80% मतलब यह यहाँ पर आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, क्योंकि एकादश भाव में बैठे हुए हैं। और अगर इन सारी राशियों में किसी के लिए सबसे अच्छा कुछ फलित होने वाला है तो वह धनु राशि ही ऐसे हैं कि जिनमें भगवान सूर्य नारायण उनको क्या कर रहे हैं, अच्छा फल प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों पुनः हम आ जाते हैं मंगल पे। तो मंगल भी आपके कहाँ बैठे हुए हैं, भूमि पुत्र मंगल बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। और कहते हैं कि मेष वृश्चिक यो भौमः, मेष राशि और वृश्चिक राशि के जो स्वामी हैं वह क्या है, मंगल हैं। वह कहाँ बैठे हुए हैं आपके, यानी कि संतान भाव और व्यय भाव के मालिक बैठे हुए हैं आपके एकादश भाव में। और जब एकादश भाव में यह बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि इस समय जो आपका मंगल है यह आपको बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाला है। और इस समय जैसे कि मंगल का क्या होता है दोस्तों, यह भाई बहनों से संबंधित भी होता है, तो भाई बहनों से भी संबंधित होता है। तो एकादश भाव में जब मंगल आपका बैठा हुआ हो तो ज्येष्ठ भ्राता या बहन इत्यादि से संबंधित यह भाव होता है। तो इस समय ये समझ लीजिए कि इन लोगों का भी आपके जीवन में काफ़ी अच्छा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो यह आपके लिए खुशी की बात रहेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इनकम के भाव में मंगल बैठे हुए हैं तो यह आय में अवश्य ही आपकी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह भी अवश्य ही पूर्ण करेंगे। उसके बाद पुनः हम आ जाते हैं बुध पे। तो क्या है, मिथुन और कन्या के जो स्वामी हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, आपके एकादश भाव में। मिथुन यानी कि सप्तम भाव जीवन साथी का, और कन्या यानी आपके दशमेश यानी पिता के भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, एकादश में। और सूर्य के साथ में जब बुध बैठता है तो जैसा फल सूर्य नारायण हमें क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, वैसा ही यहाँ पर फल हमें क्या करेंगे, बुध भी अवश्य ही प्रदान करेंगे। तो इसमें क्या है कि बुध जब यहाँ पर बैठे हुए हों तो समझ लीजिए कि 101% मतलब यह है मैं क्या करेंगे, अच्छा फल करेंगे। मगर सूर्य नारायण जहाँ नीच राशि में बैठे हुए हैं दोस्तों, यह थोड़ा क्या है कि हल्का सा कुछ मतलब इसमें कमी फल में जरूर आएगी। जो देना चाहिए था उसमें थोड़ा सा कमी आएगी, मगर देंगे अवश्य और देंगे अच्छा फल। उसके बाद पुनः हम आते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ बैठे हुए हैं, आपके पंचम भाव में। यानी कि ये समझ लीजिए कि पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति का बैठने का ये तात्पर्य है कि है हमारा क्या है, संतान भाव है। और मेष राशि में बैठे हुए हैं। और धनु मीन अधिपो गुरु, यानी आज अगर जो बात हो रही है वह धनु राशि की ही हो रही है। और धनु मीन अधिपो गुरु यानी आपके लग्नेश और आपके चतुर्थेश भाव के जो मालिक हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, पंचमेश स्थान में, यानी पांचवें घर में, आपके संतान के घर में बैठे हुए हैं, विद्या बुद्धि के भाव में बैठे हुए हैं।
और आपके मंगल कार्यों के भाव में बैठे हुए हैं। तो यह समय अगर हम माने कि नवंबर का जो महीना है यह आपके जीवन में कोई ना कोई शुभ कार्य अवश्य इसमें होंगे, और साथ ही साथ उन मंगल कार्यों से आपके जीवन में आपको बहुत ही आनंद भी प्राप्त होने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि और विद्यार्थियों के लिए भी यह समय क्या है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ये समझ लीजिए कि देव गुरु बृहस्पति भी आपके जीवन में इस समय ग्रह गोचर के हिसाब से नवंबर मास में आपको अच्छा फल फलित करने वाले हैं। पुनः हम आते हैं शुक्र में। तो शुक्र आपके कहाँ बैठे हुए हैं, दसम भाव में। तो दसम भाव में शुक्र बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह क्या है, यहाँ पर मतलब अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं शुक्र। और नीच राशि में बैठने का ये तात्पर्य होता है कि थोड़ा सा यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब जो इन्हें फल प्रदान करना चाहिए था, क्योंकि शुक्र मात्र एक ऐसा ग्रह होता है कि जब भी यह ग्रह गोचर के दृष्टिकोण से हमारे अच्छे घर में बैठता है तो हमें क्या करता है, अच्छा फल फलित करता है। तो अच्छा फल फलित करने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है कि यह अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं, और नीच राशि में बैठने का ये तात्पर्य है कि अवश्य ही मतलब यह क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ विकार ला सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपने क्या करना है कि पिता के स्वास्थ्य से लेकर थोड़ा सा आपको सजग रहने की आवश्यकता है। बाकी पद प्रतिष्ठा इत्यादि या कारोबार इत्यादि में लगभग यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद पुनः हम आते हैं शनि। तो शनि आपके कहाँ बैठे हुए हैं, तृतीय भाव में यानी भ्रातृ भाव में बैठे हुए हैं। और शनि क्या है, शनि मकर कुंभ हो, मकर और कुंभ राशि के स्वामी कहाँ हैं, आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। तृतीय भाव में बैठने का ये तात्पर्य होता है दोस्तों कि यह क्या है, हमारा छोटे भाई बहनों, भ्रातृ स्थान है। तो यह क्या है, छोटे भाई बहनों से संबंधित भाव होता है, स्वयं का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है। तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर शनि स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं तो अवश्य ही इन कार्यों में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। मगर आपको यहाँ पर एक काम अवश्य करना है कि अपने भाई बहनों को, यानी जो अपने अनुज हैं, आपके अनुज जो हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ में लेकर चलोगे तो इससे आपको भी लाभ की प्राप्ति होगी और उनको भी आपके द्वारा क्या होगा, लाभ की अवश्य ही उन्हें भी प्राप्ति होगी। तो शनि यहाँ पर बहुत ही अच्छा बैठा हुआ है और स्वयं के भाव में भी यह क्या कर रहा है, इस समय स्वयं को भी आपको लाभ प्रदान कर रहा है, और साथ ही साथ पराक्रम भाव में भी इस समय आपकी अच्छी खासी वृद्धि होने वाली है। उसके बाद पुनः हम आए राहु। तो राहु आपके कहाँ बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। और चतुर्थ भाव में बैठने का ये तात्पर्य है, यह कहाँ बैठे हुए हैं, मातृभाव में बैठे हुए हैं। और मातृभाव में जब यह बैठे हुए हों तो ये समझ लीजिए कि अवश्य ही यह माता के सुख से हमें थोड़ा सा क्या करेंगे, उनके जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें चलती रहेंगी। उनके जीवन में दिक्कतों का ये तात्पर्य है कि स्वास्थ्य से संबंधित विशेष रूप से आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ हो सकता है कि स्वास्थ्य से संबंधित उनके जीवन में कुछ दिक्कतें चल रही हों। बाकी रही बात भूमि भवन या अचल संपत्ति की, तो यह अवश्य ही प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु का एक मेन पॉइंट होता है दोस्तों, एक तो मानसिक क्लेश बनाता है और दूसरा यह क्या है कि ग्रस्त में जो भी जिस भाव में बैठा हुआ होता है, लगभग मातृभाव में, पितृभाव में या भाई बहनों के या जीवन साथी इत्यादि के भाव में बैठा हुआ होता है, उस भाव को यह पीड़ित करता है। यानी कि वहाँ पर थोड़ा सा मतलब हमारे यह बैलेंस खराब करता है कि मतलब उन चीज़ों से संबंधित, जैसे मतलब मातृभाव में यह बैठा हुआ है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर सजग कर रहा हूँ कि आपको क्या है कि माता के प्रति आपको थोड़ा सा, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा क्या होना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा। और यहाँ पर दसम भाव में केतु बैठा हुआ है, यानी माता और पिता के दोनों के भाव में क्या है, राहु और केतु, साथ में क्या है, शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। तो इस समय अगर सबसे अधिक कोई आपको आवश्यकता है तो वह आवश्यकता ध्यान रखने की यह आवश्यकता है कि आपको अपने माता पिता के स्वास्थ्य का अवश्य ही ध्यान रखना है। और उसके बाद दोस्तों यह समय थोड़ा सा क्या है कि बहुत चेंजिंग का भी है, मतलब अगर नवंबर का महीना आप देखोगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन भी होने वाले हैं। परिवर्तन कैसे होने वाले हैं कि जैसे एकादश भाव में
आपके जो यह 3 ग्रह बैठे हुए हैं इनका क्या है, राशि परिवर्तन हो रहा है। लगभग ये मान लीजिए कि 15 नवंबर के बाद तो सूर्य यहाँ पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं, 15 नवंबर के बाद मंगल और 6 नवंबर के बाद बुध क्या कर रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं। यानी कि तुला को छोड़कर यह क्या आ जाएंगे, वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। वृश्चिक राशि में आने का ये तात्पर्य है कि जब तीनों ग्रह यहाँ पर यह आ जाएंगे तो सूर्य भी यहाँ पर क्या करेगा, यह फिर व्यय भाव को भी बढ़ाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि नवंबर का जो महीना रहेगा यह आपका काफ़ी हद तक खर्चा भी आपका अच्छा खासा कुछ होने वाला है। तो आपको थोड़ा सा अपने क्या करना है कि इन कार्यों में भी थोड़ा नियंत्रण रखना है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भी आपका अच्छा बैठा हुआ है, पंचम भाव में बैठा हुआ है। तो मंगल कार्य इत्यादि में आपका खर्चा हो सकता है या और भी किसी कार्यों में आपका खर्चा हो सकता है, मगर व्यय के फिर 15 नवंबर के बाद का जो समय रहेगा वह लगभग व्यय का आपका अधिक रहेगा। तो थोड़ा सा क्या करना है, आपको व्यय पे भी थोड़ा सा क्या रखना है, कंट्रोल रखना है। दोस्तों क्या होता है कि जब जो हमारी इनकम होती है, अच्छा समय है तब भी खर्चा होता है, बुरा वक्त होता है तब भी खर्चा होता है, मगर क्या होता है कि कल के बारे में अवश्य सोच लेना चाहिए। खर्चा भी करो, अपना खूब खर्चा करो, मगर ये मान लीजिए कि कल के दिन के लिए भी सोचना चाहिए। तो मतलब क्या है कि जब हमारा खर्चा अधिक हो रहा हो तो उस समय उन चीज़ों पे क्या हमें रखना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि 3 ग्रह एक ही एकादश में बैठे हुए हैं। आय के साथ में पुनः व्यय भाव में जब यह जा रहे हैं तो आय के इनकम के साथ साथ में आपका व्यय भी इस समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो यह तो था धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर मास का राशिफल। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनके लिए यह समय अच्छा रहने वाला है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए आप इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि हम कुछ भी नई जानकारी आपको देते हैं अपने चैनल के माध्यम से, कोई भी नई जानकारी दोस्तों आपको देते हैं तो आपको वह शीघ्र अतिशीघ्र ही प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों मिलते हैं पुनः एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।